हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपकी बोलती ना बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि सामने बैठे होते हैं एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई 30 मार्क हाँ चाहिए होता है। हमारे जो मूवी शूवी होते हैं उसमें बहुत सारे 30 मार्क हाँ हैं जिनके बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो आप मिलिए अभिषेक जी से, जो कि महाराष्ट्र से हैं और ये एक फिल्म स्टूडेंट है। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। आज का पॉडकास्ट बड़ा सिंपल है। बहुत सारे सिंपल सिंपल इनसे सवाल पूछेंगे जो आपकी नॉलेज बढ़ा देंगे फिल्म मेकिंग को लेके। क्या क्या चीजें बढ़ाएंगे, स्क्रीन प्ले को लेके, सिनेमेटोग्राफी को लेके, किस तरीके से स्टोरी राइटिंग होती है। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके इनसे पूछेंगे। ज्यादा आंसर ये देंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। पहले अभिषेक भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सर सबसे पहले थैंक यू आपका, क्योंकि जो आप कर रहे हैं सर, मतलब नॉर्मल ऑडियंस का जो पॉडकास्ट आपने शुरू किया है, मतलब मुझे लगता है आप पहले इंसान है जिन्होंने शुरू किया। इससे पहले जो पॉडकास्ट होते हैं बस जिनके बड़े फॉलोअर है, बड़े लोगों का, आप नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल सिनेमा लवर का पॉडकास्ट ले रहे हैं। इससे इसके लिए सबसे पहले आपका थैंक यू सर। तो मेरा नाम अभिषेक शुक्र है, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से रहता हूँ। और मैंने लगभग 3 महीने का प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स किया है। अरे वाह। मुंबई में किया था मैंने, अंधेरी में जॉइन फिल्म्स बोल के एक एकेडमी है, वहां पर किया था 3 मंथ्स प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स। तो उसके अंदर हमें सर पूरा चीजें सिखाई, फिल्म स्टार्टिंग टू लेके एंड तक, बेसिक चीजें जितनी भी होती है उतना हमें सब सिखाया है। बेसिक बेसिक मतलब एकदम वो प्रोफेशनल वाला नहीं, लेकिन बेसिक पता है सारी चीजें क्या होता है, कैसे होता है। अब मतलब आपकी डेफिनेशन वगैरह जो है नॉर्मल आदमी से बेटर ही है। मतलब आपको पता है हाँ कि हाँ। मतलब कि किस तरीके से 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, आपको उसमें कब हाँ एलिवेशन मतलब लाना वो होता बेसिक है। सर स्टार्टिंग से सिखाते, स्त्रिया क्या है, रिलीज तक पूरा वो प्रोसेस बताते हो। चलो, वेरी गुड। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं मूवी शूवी के ऊपर कि जब हम बात करने बैठते हैं ना तो हम बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। 2-2 घंटे की पॉडकास्ट बनाते हैं हम, क्योंकि हम बह जाते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ये आधे घंटे की से 45 मिनट्स की इफेक्टिव पॉडकास्ट हो, जहां पर हम रीड करने की कोशिश करें अभिषेक का माइंड, वो हमें क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। और हाँ क्या अभिषेक ऐसा हो सकता है कि जो आप बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन देंगे उससे जो लोग छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या फिर सिंपल से कह सकते हैं कि वीडियोस भी बनाना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, उनको भी स्ट्रक्चर करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, स्टोरी टेलिंग में हेल्प मिलेगी। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है ना आजकल, वो लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं तो आजकल क्या, हम नॉर्मल नॉर्मल लोगों के पास जाते हैं, उनको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बस इतना पता है कि स्टोरी है, शूट करते हैं, रिलीज करते हम्म। हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीजें, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें होती है, जो मुझे लगता है लोगों को पता होनी चाहिए। और बहुत मतलब बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है इसके हाँ पीछे। जी, हाँ जी। मैंने बहुत सारी एड फिल्म्स के लिए काम किया है, जहां पर मैं कुछ ब्रांड्स को एडवाइस करता था कि ये एड बनाइए, इनको लीजिए। तो जो बिहाइंड द सीन्स का जो ऑरा होता है ना, बड़ी एड बनाने के लिए भी, उसी के अंदर आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो जो फिल्म बनती है, सेट्स लगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है, उसके अंदर तो बहुत सारी लर्निंग होती है। हम 2 बातें और करेंगे क्विक तरीके से, फिर आपके ऊपर क्वेश्चंस की भरमार डालेंगे। एक तो ये हाँ कि जो आजकल के टाइम पे आप रिव्यूज देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर दूसरा इंसान आजकल रिव्यू कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उनकी जो नॉलेज है, क्या वो एक ट्रू रिव्यूअर की तरह है? क्या वो डेप्थ में जाते हैं या फिर वो सिर्फ एक रिएक्शन देके निकल लेते हैं? किसी के मुंह से झाग निकल रही है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, क्या वो ट्रूली फिल्म मेकिंग को समझते हैं, हर एस्पेक्ट को? सर, अभी देखो मैं रिव्यू देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन उनके रिव्यूज देखकर ऐसा लगता है कि यार इनको नॉलेज है यार, बस वो कुछ पॉइंट्स उठाते हैं सर, फिल्म की स्टोरी कैसी है, एक्टिंग कैसी है, ये। इसके अलावा भी जो रिव्यू होता है, प्रॉपर रिव्यू, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे जो प्रॉपर रिव्यू है फिल्म का जिस तरीके से होना हम्म। चाहिए। मतलब आप, कुछ लोग होते हैं 2-3 मिनट के अंदर रिव्यू खत्म कर देते हैं, वो मतलब वो रिव्यू नहीं है। वो कुछ पॉइंट्स उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म का प्रॉपर रिव्यू मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। और नॉलेज की, जिस जहां तक नॉलेज की बात है सर, आजकल तो आम पब्लिक भी बोल देती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस वो थोड़े से फॉलोअर हम्म, ज्यादा है, इसलिए उनको थोड़े लोग देखते हैं, इसलिए थोड़े वो बड़े हो चुके हैं। हम्म। बाकी नॉलेज तो मैं बोलूंगा कि नॉलेज होगा, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि कोई जो ट्रू रिव्यू होता है उसको ढंग से एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, आपका 3 एक्ट स्ट्रक्चर, एक्टिंग, ये सारी चीजें समझाने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम तो लगेगा। इससे कम में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता हाँ सर, स्ट्रिएक स्ट्रक्चर मतलब वो बेसिक चीज है सर, उसको वो रूल्स है। है फिल्म के, वो रूल्स कोई फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता है, वो हम्म। उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन क्या है, कहानी क्या है, किस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे हैं। मतलब फिल्म हम्म। एट द एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए सर। राइट। तो गुड टू नो दिस थिंग, बिकॉज मेरा भी यही मानना है कि बहुत सारे जो आजकल के रिव्यूअर्स हैं वो रिएक्शन देते हैं, रिव्यू कम देते हैं। ग्रेट। सो हम भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब रिव्यू करता हूँ ना, मेरे कॉन्शियसनेस में, दिमाग में चलता रहता है कि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, यार सर आप 3-4 मिनट में रिव्यू कर दो। उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा डेप्थ में कम जा पाते हैं। एनीवेज, हाँ तो नेक्स्ट हाँ। पे चलते हैं। एक पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभिषेक,
सब पब्लिक को जरा बताओ अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में। सर मैंने शॉर्ट फिल्म अभी बना के उसको लगभग 6 महीने हो गए होंगे शूटिंग के टाइम पे। रिलीज को हम्म। तो अभी 2-3 महीने हुए। जब हम कहानी तो स्पेशली मैंने ही लिखी थी, मतलब वो जब कोर्स खत्म होता है ना हमारा फिल्म मेकिंग का, तब हम्म। हमें एक टास्क दिया जाता है कि आपको फिल्म लिखनी है, ओ। शूट करनी है, एडिट करनी है। मतलब ओके। पूरा प्रोसेस हमारा होता है। मतलब जो हम 4 स्टूडेंट थे, मतलब आपने देखा होगा असिस्टेंट डायरेक्टर में हमारे नाम है। मतलब हम 4 स्टूडेंट थे फिल्म मेकिंग के बैच में, मतलब 3 महीने क्या का नाम कोर्स है था। इस पिक्चर का? गोल्ड मनी सर। गोल्ड मनी। अच्छा, ये जो हाँ आपने मेरे वो। को लिंक भेजा था इंस्टाग्राम पे, अच्छा हाँ बाय द वे हाँ वो। जिसने भी कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम मूवी शूवी पे आप कर सकते हो। वहां पर हम चैटिंग भी कर सकते हैं कि अगर किसी को नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आना है। अभी वैल्यूएबल इनपुट्स देने वाले हैं अभिषेक। तो ये इसका थोड़ा फटाफट से थीम बताओ, क्या है ये गोल्ड मनी और आपका क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें? सर ये कहानी है 3 चोरों की कहानी है, थीफ थीफ कहानी है। एक घर में घुस जाते हैं अचानक रात में, और उस घर में मतलब उस घर के अंदर कुछ है, मतलब जो अभी रिवील नहीं कर सकता। आप फिल्म देखोगे तो आपको पता लगेगा। नॉर्मल हाउस है, फादर सन है और बेटा है। तो इसी के हम्म। बीच मैंने कहानी लिखी थी। मतलब फर्स्ट कहानी थी ना सर, मैंने भी फर्स्ट टाइम कहानी लिखी थी। वो एक्सपीरियंस, बहुत सारी गलतियां हुई, बाद में पता लगा शूट करने के बाद कि क्या क्या गलती हुई। राइटिंग में बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वो गलती होने के बाद पता लगता है ना कि क्या क्या गलतियां हुई हमसे। फर्स्ट फिल्म थी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि गलतियां तो नहीं बोलूंगा, सीखने को बहुत मिला उससे हमें, क्योंकि हम्म। हमने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई थी, हमने किसी का सहारा नहीं लिया था। मतलब टीचर ने बोला कि कहानी तुम लिखो, हम बस पैसा लगाएंगे। तो बस इतना ही था, टीचर ने बस बोल कितने दिया की था बनी कि है शॉर्ट फिल्म? हाँ। लगभग लगभग कितने पैसे की बनी है शॉर्ट फिल्म? सर इसका लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में थोड़ा बजट है। बजट है, और कितने मिनट की है ये? ये लगभग सर 18-20 मिनट की होगी। 20 मिनट की, और हाँ, 1 लाख 20 मिनट। रुपए का आपका खर्चा आया सारा कुछ मिला के, इक्विपमेंट, एक्टर्स और ये सब चीजें मिला हाँ, के? और सर वो खास बात है कि हमने वो एक रात में ही शूट कर दी थी पूरी। वेरी गुड। और ये यूट्यूब पे हम जाके देख सकते हैं, हाँ? हाँ, यूट्यूब पर है शॉर्ट फिल्म। चलो वेरी गुड। तो मैं काम करूंगा, मैं अपने दिमाग से जितनी मेरी को समझ है, ठीक है, और बाकी आप मुझे भी ट्रेन और करोगे इस सवाल हाँ मैं आपसे पूछूंगा। उन्हीं पैरामीटर्स को यूज करके ना मैं इसको थोड़ा सा देख के रिव्यू करूंगा आज या कल के अंदर, ठीक है? चलो, हाँ इन द सर, ठीक। इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो हमारे मूवी शूवियंस है मैं उनको बता दूं कि अभिषेक और मैं चिट चैट जब कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने इनको बोला था कि यार कुछ ना, क्योंकि आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हो और हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़े अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, हमारी वोकेबलरी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, जज्बात सेम है। तो आप मेरे को ही क्वेश्चंस लिख के बता दो कि जो हम आपसे इफेक्टिवली पूछ सकते हैं, जो आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। तो जिनको भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, हम फटाफट से इनसे करीबन 14 सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है? और इनको लगता है कि ये सवाल अगर हम इफेक्टिवली आपसे आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपका भी जो फिल्म मेकिंग है, चाहे आप शॉर्ट्स बनाते हैं, चाहे वो 4 मिनट के वीडियोस बनाते हैं, या फिर किसी को डॉक्यूमेंट्री बनानी है, सब में हेल्प करेगा, ठीक है? तो पहला सवाल है जो हम सबकी नॉलेज बढ़ाने वाला है, अभिषेक टू यूएस के, व्हाट इज द 3 एक्ट स्ट्रक्चर इन स्टोरी टेलिंग? अब देखो सर, 3 एक्ट स्ट्रक्चर मतलब होता है स्टार्ट, बिगिनिंग एंड एंड। मतलब आपकी कहानी का ऊपर ऊपर से कहानी बतानी होगी तो कहानी क्या है, मतलब शुरुआत के में क्या है, बीच में क्या है और एंडिंग में क्या है। तो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। बहुत सारी फिल्में इसको फॉलो करती है, बहुत सारी फिल्में फॉलो नहीं करती। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनिमल, एनिमल ने इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया है। और जैसे कि ओके। मतलब ऐसा नहीं कि इसको फॉलो करेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगी। ये बस रूल्स है जो कि आप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हो। 3 एक्ट स्ट्रक्चर बेसिक मतलब आपकी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि बीच में क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा और एंडिंग में क्या होगा। इस तरीके से आप मतलब कहानी बनाइए, और सोचिए कि कहानी की स्टार्ट ऐसे होगी, बीच में फिर ये कैरेक्टर्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा बीच में कॉन्फ्लिक्ट डालना है और एंड खत्म करना है। तो इससे एंगेजमेंट ज्यादा होती है, व्यूअर का टेंशन ज्यादा होता है, मतलब आपका हाँ, ये कहना ये है? बेसिक बेसिक ही है सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना आपकी स्टोरी की लाइन, आपकी जा कहाँ पे रहा है स्टोरी, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं तो आप लिखने बैठेंगे, आपको एंड नहीं पता कहाँ पे जाएंगे, तो आप किधर भी घुस जाएंगे। तो मैं क्या ये ऐसे कह सकता हूँ कि ये तीन एक शॉक वैल्यू लेके आते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ, क्या कन्फ्लिक्ट है, बीच में क्या लेट्स से ट्विस्ट लेके आ रहे हो जिससे क्यूरियोसिटी और बढ़ती है, और फिर एंड में क्या बिग रिवील होता है, मोटे मोटे लेवल हाँ, पे क्या ऐसा कुछ? एंड में बस आपकी स्टोरी का पे ऑफ होना चाहिए। मतलब आपने जो पे ऑफ पूरा होना। दिखाया 2 घंटा, वो एंड में वो वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंड पूरा अलग ही हो जाए 2 घंटे कुछ, यही नहीं। ओके। और कोई एक ऐसी अच्छी मूवी बताइए जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर काफी इफेक्टिव तरीके से दिखाया गया हो या फॉलो किया गया हो? सर बहुत सारी फिल्में मतलब 3 एक्ट स्ट्रक्चर वाली, जैसे कि जो 2020 से पहले की फिल्म बनती थी, वो सारी हम्म। सर इसी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो अब बननी क्यों बंद हो गई? अब सर सिनेमा जब से सर एनिमल आई है ना, स्पेशली क्योंकि हम्म। एनिमल्स ने जितने भी रूल्स थे वो सब तोड़ दिए। और अब अच्छा लोगों को ये लगने ये लगा है कि यार सिनेमा अब एक्सप्रेस करने की चीज है, रूल्स फॉलो करेंगे। इससे ये हो हाँ। रहा है कि सर जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छी फिल्म नहीं बना पा रहे हैं ना। ओके। तो तो क्या हम ये कह सिनेमा सकते हैं कि बस। ये जो रूल्स जो बने थे और इफेक्टिवली पिक्चरें बना करती थी बहुत अच्छे तरीके से,
जो इस रूल को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे को ढंग से सारा रूल समझ में आता हो, तो जो नहीं हाँ फॉलो कर पाते हैं वो थोड़ा मूवी को भी इफेक्टिव नहीं बना पाते। जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, और ये मुझे वर्ड काफी पसंद है पर्सनल लेवल पे, आपने बोला पे ऑफ। कई हाँ बार हाँ क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा उम्मीदें बना देते हो ऑडियंस की, और एंड में पे ऑफ कोई बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता। ठीक है, आपका कोई विलन बहुत ज्यादा सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रिटिसिज्म आया था सिंघम 3 के लिए कि आपका हाँ पे ऑफ स्ट्रांग नहीं है, आपने इतना बड़ा विलन दिखा दिया हाँ जो अर्जुन कपूर। इतने सारे हीरोज को लपेट लेता है, और एंड में दो घूंसे मिलने पड़ गया वो आदमी। ठीक है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, और हर सब्जेक्ट जो होता है एक साइंस की तरह होता है, वो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन 3 एक्ट स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो आप टाइटर स्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन उसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ सर, वही थ्री एक्ट का वही है कि आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप थ्री एक्ट फॉलो करोगे तो आपकी फिल्म अच्छी ही होगी। उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आती है, सीन्स आते हैं, सीक्वेंस आते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। सीन और सीक्वेंस बताइए हमारे ऑडियंस को क्या होता है। सर सीक्वेंस मतलब अभी एग्जांपल कि आप जो एनिमल का इंटरवल ब्लॉक लीजिए। इंटरवल ब्लॉक मतलब जहां से वो होटल के अंदर घुसते हैं और जहां पे रणबीर कपूर नीचे गिरता है, मतलब वो पूरे गोलियां लगती है, तो वो पूरी एक सीक्वेंस है। उसके अंदर सीन्स हम्म। की बात करूँ तो गन वाला एक एक्शन सीन है, फिर मशीन गन वाला एक सीन है, और एक्स वाला एक है। तो ये सीन है और ये सीक्वेंस है। मतलब बहुत सारे सीन को मिला के जो बनता है वो सीक्वेंस होता है, और एक सीन को मिला के मतलब सीन एक सीन होता है। तो जब वो होटल के अंदर एंटर कर रहा है टिल द टाइम वो गिर जाता है, वो एक पूरी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस, हाँ वो सीक्वेंस है पूरी। उसके अंदर 3 सीन है। उसके अंदर 3 सीन है, एक के हाँ एक अंदर पहले सबसे पहले अपना, दुश्मन की एंट्री होगी, एक के अंदर वो गन ब्लेजिंग लेके आता है, और तीसरे में वो गिर जाता है, ऐसे हाँ समझू। तो एक, हाँ एक मतलब सीन, बहुत सारे सीन का एक सीक्वेंस बनता है। यार तुम तो मस्त आदमी हो यार, मतलब सब सिखा दोगे आज ही। चलो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। और दोस्तों जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर कोई और सवाल अगर आपको पूछना है तो आप जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि इसका फॉलो अप Q&A जरूर बनाऊं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। तो अभिषेक भाई से हम पूछ लेंगे जो भी आपके सवाल होंगे, और मैं इनको दोबारा बिल्कुल इनवाइट कर सर। लूंगा। जैसे भी होगा हम एड्रेस कर देंगे आपकी सारी चीज। सेकेंड चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड अ स्क्रीन प्ले। और मैं एडिशनली इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि ये दोनों इफेक्टिवली इकट्ठे चलनी चाहिए, और कैन दिस बी डन बाय टू डिफरेंट पीपल एंड देन वन डे दे सिट टुगेदर एंड से कि ये मेरी स्क्रिप्ट ये रही है और स्क्रीन प्ले ऐसे होगा, कि दोनों को ज्वाइंटली चलना चाहिए, जैसे किसी जमाने में जावेद अख्तर साहब और सलीम साहब लिखा करते थे। आजकल हाँ अलग अलग हो गया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? पहले तो स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होती है, वो बताइए। सर, सबसे पहले अभी देखो स्क्रिप्ट जो होती है ना, मतलब स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, और ये मतलब स्क्रीन प्ले मतलब स्पेशली स्क्रिप्ट मतलब पूरी जब रेडी होके आती है वो स्क्रिप्ट होती है। मतलब हम्म। पूरा सब उसके स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स है, अच्छे सीन लिखे गए, सीक्वेंस लिखे गए हैं, पूरी तरीके से जो रेडी है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब वो प्रॉपर शूट पे जाती है। तो स्क्रीन प्ले मतलब, हाँ मतलब स्क्रीन प्ले उसका सबसेट होता है क्या? हाँ मतलब स्क्रीन पे मतलब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मतलब स्क्रीन पे जो देख रहे हैं थिएटर्स के अंदर। अभी एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग वाला एनिमल का स्टार्टिंग वाला सीन ले लेते हैं। बूढ़ा रणबीर कपूर आ रहा है ग्लास में पानी लेके, 30th बर्थडे, 40th बर्थडे, 50th बर्थडे। तो वो चल के जा रहा है, आजू बाजू में उसके भाई बैठे हैं। तो हम्म। कैसे दिख रहा है वो स्पेशली स्क्रीन प्ले है। मतलब स्टार्टिंग में रणबीर कपूर का ग्लास दिखता है, फिर ग्लास हम्म। से फिर उसके भाइयों के शिफ्ट होता है। मतलब जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो स्क्रीन प्ले बेसिक। ठीक है, तो कहानी में ये लिखा हुआ होगा लार्जली कि रणबीर कपूर एक ओल्ड एज में अपने दोस्तों से कुछ गुफ्तगू कर रहा है। स्क्रीन प्ले में ये होगा कि वो गुफ्तगू फिर रणबीर कपूर चल का रहा है। कहाँ से कहाँ चल के जाएगा, वो हाँ विस्की पी रहा है कि वो चाय पी रहा है, क्योंकि चाय अगर वो हाँ शायद सर, वो पूरी सरकार, डिटेल्स लिखनी पड़ती है। तो अगर चाय पी रहा होगा तो वो सरकार के जोन के अंदर चला जाएगा, अमिताभ बच्चन हाँ वाले जोन में, नहीं तो वो अगर शराब पी रहा है तो वो गैंगस्टर वाले जोन में चला गैंगस्टर जाएगा। वाली। तो बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल। डेवलपमेंट में स्क्रीन प्ले का काफी बड़ा रोल होता है। हाँ सर, मेरे स्क्रीन प्ले, पर्स कॉस्ट्यूम, बहुत सारी चीजों का होता है। ग्रेट, सो मेरे को पर्सनल इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, और जितना मैंने नोटिस किया वो मैं बाद में बताऊंगा। ये दोनों इन टैंडम चलने चाहिए जैसे मैंने पूछा, या फिर ये अलग अलग भी हो जाए तो चल जाता है काम, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग? मतलब सर पहले आपको, पहले सर सबसे पहले तो जब कहानी दिमाग में आती है एक स्टोरी होती है। मैंने जैसे बोला स्टोरी, थ्री एक्ट ठीक। पिक्चर में कहानी आपकी क्या है। तो स्टोरी, स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रीन प्ले 3 अलग अलग टेक्निकल शब्द हैं। हाँ स्टोरी, अलग अलग है, इसको इन सबको मिला के एक स्क्रिप्ट बनती है। वेरी गुड। सो ये लोगों को शायद समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्ट अलग चीज है, स्क्रीन प्ले अलग चीज है। लार्जर स्क्रिप्ट का सब कुछ बाकी सारी चीजें सबसेट है, मतलब स्टोरी भी उसका सबसेट है, स्क्रीन प्ले भी उसका सबसेट है, बाकी सारी चीजें भी है। ग्रेट, सो नहीं नहीं, स्क्रिप्ट मतलब पूरा आ गया, उसके अंदर डायलॉग्स आ वेरी गए, गुड। सीन आ गए, सीक्वेंस आ गए, सब स्क्रिप्ट इसी जो प्रॉपर रेडी होती है वही स्क्रिप्ट होती है। हम बोलते हैं ना फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का रेडी है, शूट पे जा रही है। हम्म। फाइनल ड्राफ्ट मतलब वो जो शूट होने वाली वही स्क्रिप्ट रेडी है।
ओके, सो ये जो लोग हैं आजकल के, जो स्टोरी राइटर हो गया, डायलॉग राइटर हो गया, स्क्रीन प्ले अलग कोई जना लिख रहा होता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये अलग अलग लोग जिस तरीके से आजकल चलते हैं, ये अच्छी प्रथा है कि इकट्ठे बैठ के काम करना चाहिए? मैंने बहुत बारी सुना है कि कॉर्पोरेटाइजेशन होने की वजह से बस सिलेक्ट कर लिया जाता है कि जी हमारे पास ये स्टोरी है, इसका आप स्क्रीन प्ले लिख के आ जाओ, इसका डायलॉग लिख के आ जाओ, कोई अलग जना लिख रहा है, तो वो जो कोहेसिवनेस है वो मिसिंग होती है। या फिर हम ओवर थिंक कर रहे हैं एज ऑडियंस, ये अलग अलग लोग लिख सकते हैं एज प्रोफेशनल? क्या मानना है आपका? सर कैसा होता है कि अभी एक राइटर है, प्रॉपर राइटर है, वो राइटर मतलब वो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। सबसे पहले अगर जो राइटर है वही डायरेक्टर है, तो हम्म। फिल्म हमें एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल की फिल्म देखने को मिलेगी। मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, मतलब कोई डायरेक्टर कोई कहानी को शूट कर रहा है, तो उसका इमोशन सर पकड़ना बहुत जरूरी है। बिना इमोशन की फिल्म जो है खोखली हो जाती है। मतलब जब तक फिल्म के अंदर इमोशन नहीं, किसी सीन के अंदर इमोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो कन्विंस नहीं कर पाएगी ऑडियंस को जो पर्दे पे हो रहा है। तो सबसे पहले आपने जो लिखा है, और इस बात हम्म। में क्या होता है सर, जो राइटर है वही डायरेक्टर होता है ना, तो ये ज्यादा हम्म। अच्छा होता है फिल्म के लिए। ऐसा हम्म। नहीं कि कहानी किसी और ने लिखी है, डायरेक्ट कोई नहीं, कर रहा बट है। मान लीजिए कि ये तो रेयर टैलेंट हो गया कि राइटर डायरेक्टर दोनों एक ही जना हो गया। ठीक है, ये हाँ थोड़े रेयर टैलेंट है। हाँ संजय लीला बंसाली, एस राजामौली को राइटिंग करते हैं, नॉट राइटिंग। ऐसे दो चार और लोग हैं जो करते हैं, बट लार्जली हाँ। डायरेक्टर अलग होता है, राइटर अलग होता है, स्क्रीन राइटर अलग होता है, डायलॉग राइटर अलग होता है बहुत सी सर बारी। मुझे ऐसा लग रहा है सर, कहीं ना कहीं अभी ये खत्म हो रहा है सर, क्योंकि अभी आप देखोगे तो मैं बोलूंगा 70% जो राइटर है वही डायरेक्टर है। साउथ में जाओगे आप, बॉलीवुड में बस ये नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स और भी स्त्री यूनिवर्स, उनके राइटर्स अलग है, डायरेक्टर्स राइटर है। बाकी आप साउथ अच्छा। में जाओगे, एलसीयू, लोकेश कनगराज, वो पूरा कहानी पे खुद ही लिख रहा है, ध्यान पूरा मतलब उसका है। राजा मौली खुद कहानी लिखते हैं, एटली अपनी कहानी खुद लिखता है, टीम है, लेकिन ध्यान मतलब जो मेन होता है वो एटली होता है अपनी फिल्मों को लेकर, कहानी को लेकर। मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है मतलब। हम ज्यादा राइट। हम्म। समझ गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। एक कंपेलिंग कैरेक्टर आर्क आर्क को अगर लिखना हो तो उसके मैंडेटरीज क्या होते हैं? मतलब कैसे लिख सकते हैं एक इफेक्टिव कैरेक्टर? सर सबसे पहले कैरेक्टर लिखने के लिए सर आपको बहुत सारी चीजें, मतलब आप एक कैरेक्टर को एक प्रकार से आप जन्म दे रहे हो उसको, आपको उसकी सारी चीजें, उसकी उसकी मतलब आपको उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो कब रोएगा, कब हंसेगा, वो कौन से कपड़े पहनेगा, वो कैसे डायलॉग बोलेगा, वो कैसे चलेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब आपको पूरी चीजें स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको उसकी पूरी चीजें पता होनी चाहिए। वो किस तरीके से बात करेगा, कितना मुंह खोलेगा, बात करते हुए आंख झपकाएगा नहीं, मतलब आपको पूरा पता ही होना चाहिए उस कैरेक्टर के बारे में, तभी आप लिख सकते हो अच्छे से। तो लेट्स से जब आप लिख रहे थे तो आपने लेते ना, ये मैंने 6 पॉइंट नोट डाउन करे अंडर कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो 6 7 8 पॉइंट क्या 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 होते हैं? जैसे आपने कुछ का तो एग्जाम्पल दिया, दो चार और बताइए। कब हंसेगा, कब रोएगा, टाइप्स, मैनरिज्म क्या होगा, झुक के चलेगा या पुष्पा बन जाएगा या हाइंग करेगा जो भी करेगा। अभी सर अभी आप कैरेक्टर आर्क की बात करूँ तो अभी आपने कैथी फिल्म देखी होगी, उसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ। कैथी फिल्म देखी आपने? कहती, हाँ हाँ हाँ, कैथी, कार्तिक हाँ। की। सबसे पहले जब कार्तिक की एंट्री होती है, जब वो जीप में से बाहर निकलता है हम्म। और उसके सामने एक पुलिस वाला होता है, तब वो हम्म। कार्तिक वो पुलिस वाले से नजर मिला के बात नहीं करता है, क्योंकि हाँ जी। उसका जो कैरेक्टर, हाँ मतलब आंखों से आंखें मिला के वो बात नहीं करता है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर आर्क है ना, वो उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा डार्क किया है, वो पुलिस वाले से आंख नहीं मिला पा रहा है। तो ये ऐसी चीजें कैरेक्टर आर्क बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। और सस्पेंस भी क्रिएट हो गया कि ऐसा क्यों हाँ, कर रहा है। सस्पेंस, ये आंख क्यों नहीं मिला रहा है, और बहुत सारी चीजें होती है सर। अभी कैरेक्टर आर्क वो आपको पता लगता है, नॉर्मल ऑडियंस को उतना नहीं लगता, अभी आंख क्यों नहीं मिला रहा है, उसके पीछे बैक स्टोरी बहुत है सर उसकी, गुड जो हमें पॉइंट। अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा शायद कई छुट्टू के अंदर तो क्या हुआ था। अगर आप किसी को ये रिकमेंड करो, जैसे अब नए बच्चे हैं, कोई राइटर बनना चाहेंगे कुछ, जैसे इस चैनल को देख के कोई और चैनल खोलना चाहते होंगे, रिव्यूअर बनना चाहते होंगे, तो उनको क्या क्या चीजें इवेलुएट करनी चाहिए कि ये कैरेक्टर आप ठीक हुई हुई है? तो आप क्या रिकमेंड करोगे उनको? क्या क्या सर चीजें नोट, मतलब क्या क्या सर नोटिस सबसे करें वो? पहले, हाँ सर सबसे पहले जो कैरेक्टर बनता है वो बनता है सिचुएशन से। मतलब अभी वो एग्जांपल, अभी हम दो कैरेक्टर्स लेंगे, एक अपना थ्री इडियट्स में का जो आमिर खान का कैरेक्टर है उसको ले लो, और एनिमल में का रणबीर कपूर का कैरेक्टर ले लो। हम दोनों को एक सिचुएशन के अंदर डालेंगे, दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। ओके, एग्जाम्पल। शायद मैं आमिर खान का कैरेक्टर किसी अ, ऐसी जगह पे डालूंगा जहां पर वो एक्शन नहीं करेगा, मगर उसी जगह पे जो रणविजय सिंह बलबीर का कैरेक्टर है वो चीर फाड़ कर देगा। तो ये अलग अलग कैरेक्टर से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। ओके। हम्म। तो मतलब 360 डिग्री सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ एक चीज सोच के आगे नहीं बढ़ सकते।
सिचुएशन हाँ भी हाँ, समझनी मतलब आपको, पड़ेगी, और वो जो हाँ कैरेक्टर सर है स्पेशली क्या उसके होता बारे है में। ना कि जो कैरेक्टर बनते हैं, आप क्या सिचुएशन देते हो, वो किस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट कर दे, वैसे कैरेक्टर बनते हैं सर। कैरेक्टर आप स्टोरी लिखते लिखते कैरेक्टर इन्वॉल्व होता रहता है। ओके, सो क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो बिहेव करते हैं, वैसे ओबामा साहब नहीं बिहेव करते। उनका जो ठहराव एक दिखेगा, उनका डिमीनर अलग तरीके का होगा, और जो उत्तेजित इंसान है जो मुंह पे कुछ भी बोल सकता है रैंडमली, वो ट्रम्प साहब भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ट्रम्प साहब जैसा कोई कैरेक्टर कोई लिखने की कोशिश कर रहा होगा, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा होगा, तो शायद वो ऐसा बॉडी लैंग्वेज और ऐसे डायलॉग्स लिखेगा जो उत्तेजना में बहुत कुछ बोला गया हो, हाँ बिना हाँ, सोचे। क्योंकि हाँ, समझना बहुत जरूरी, कैरेक्टर आपको, कैरेक्टर समझना जरूरी सर। आप जब लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं कैरेक्टर से क्या बुलवा रहा हूँ। हम्म। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सीन हेडिंग इन अ स्क्रिप्ट? सर अभी सीड हेडिंग जो होती है वो सीन के स्टार्ट में होती है। मतलब अभी कोई सीन चल रहा है, अभी सीन हेडिंग मतलब प्रॉपर हेडिंग होती है, क्या सीन है, कहाँ पर हो रहा है, सीन डे का है नाइट का है। मतलब अभी हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समझो एक सीन है ये। अभी सीन क्या है, मैं बोलता हूँ अभी, सीन है पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, इसकी हेडिंग में आएगा सबसे पहले ये सीन बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है। अगर अंदर हो रहा ओके। है तो उसको आईएनटी लिखेंगे, आईएनटी मतलब इंटीरियर। हम्म। और दूसरा हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, रूम में हो रहा है, रूम में हो रहा है, हम्म। गार्डन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। सीन हम्म। हेडिंग के आईएनटी रूम। और उसके बाद हम्म। डे में हो रहा है नाइट में हो रहा है। सीन हेडिंग में प्रॉपर आपको लिखना पड़ता है कहाँ पे हो रहा है, डे या नाइट है, और लोकेशन क्या है, ये स्पेशली आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस दिन जो सीन शूट हो रहा है वो बाहर है या कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, डे या नाइट है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए सीन हेडिंग लिखते हैं स्टार्टिंग, हर सीन की स्टार्टिंग में होता है सर। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये स्क्रिप्ट का पार्ट होता है? हाँ हाँ सर, ये प्रॉपर स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, पार्ट क्योंकि होता स्क्रिप्ट है, के और अंदर ये आता है क्योंकि तो इसको असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह ज्यादा फॉलो करते होंगे? हाँ सर, ये जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर है, सबको पता होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अभी सीन शूट हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब सर जो हम्म। असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनको पूरी स्क्रिप्ट याद होती है, हम्म। डायलॉग से लेके कहाँ पर पॉज है उनको सब याद याद करना ही पड़ता है उनको, नहीं है तो। हम्म। क्योंकि छोटे बजट की तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी बड़ी फिल्में बनती है वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो वहाँ उनको सब याद। कंसिस्टेंसी का भी रोल आ जाता है ना, कि एकदम कंसिस्टेंट चलनी चाहिए हर फ्रेम बाय फ्रेम। हाँ मतलब अभी कंसिस्टेंट चलना चाहिए, कंटिन्यूटी याद रखना चाहिए, कॉस्ट्यूम कौन सा पहना है, एक डायलॉग में ये है, तो शॉर्ट बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है असिस्टेंट यार वो। एक चीज बताओ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये भी हम नेक्स्ट सवाल इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी होती है, पहले तो देखो, एक तो होती है ह्यूमन मेमोरी के याद कर रहे हाँ हैं बहुत, कितना दिमाग है किसी का शार्प, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। आज कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे आप कंटिन्यूटी ऑफ शॉट्स बाय टेक्नोलॉजी देख सकते हो कि कैसा चल रहा है। हाँ, देखो जब जब फिल्म शूट होती है ना, कंटिन्यूटी के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट होता है, मतलब एक कैमरामैन होता है, वो हम्म। फोटोज निकाल के रहता है। हर सीन के बाद, हर शॉट के बाद वो कैमरामैन फोटोज निकालता है। आज भी हाँ। ये बॉलीवुड में रूल फॉलो होता है, आज भी कोई भी एड्स में ऑडियंस। भी होता है, मैंने चेक देखा। हाँ हाँ, हाँ। वो फोटो निकालना जरूरी है, क्योंकि आप एक सीन अभी शूट कर रहे हो, बाद में डे होगा फिर कल शूट करना है, आपको पता लगना चाहिए कॉस्ट्यूम कौन सा है, उसने कान में बाली कौन सी पहनी है, उसका कितना फटा हुआ है, एक्शन एक्शन पेन तो खून कहाँ कहाँ पर लगा है, पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए सर। क्योंकि वो हम्म। फिल्म में एक कंटिन्यूटी में देखोगे ना, फिल्म में थोड़ी पता लगेगा यार ये आजकल शूट किया है, फिर कल किया है, परसों की, वो कंसिस्टेंसी ने उसको, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत सारी फिल्मों में ब्रेक होती है। कोई ऐसी मूवी याद है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी की धज्जियां उड़ा दी गई हो? सर कैसा है सर, ये हर फिल्म के अंदर होता है, बहुत लोग छुप जाते हैं यार, बहुत लोग मतलब वो उसको ये कर देते हैं, मतलब उसको एडिटिंग में वो संभाल लेते, पोस्ट संभाल प्रोडक्शन लेते हैं। करते। कोई हाँ, बताओ हर ना, फिल्म के तुमने एक अंदर गलती, कंटिन्यू ब्रेक हो जाता है। कोई कोई गलती पकड़ी हो तुमने हाँ, मैंने पकड़ी सर एनिमल के अंदर। एनिमल मैं के अंदर? अरे बताओ। हाँ, एनिमल के अंदर पकड़ी थी। मैं आपको सीन बोल दूं, जब रणबीर कपूर अपने भाइयों को लेने जाता है, हाँ, और वहां पर वो, पंजाब में। हाँ वो उनकी वाइफ के साथ वो डिस्कशन कर रहा है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ आएंगे, तो वहां पर एक कैरेक्टर, क्या आप अभी भी देखना, वो जो चुन रही है, एक डायलॉग में उसकी नीचे गिरी हुई है और एक डायलॉग में उसकी पीछे है। ओह अच्छा। हाँ, आप वो देखना, वो सीन जहाँ पर बात करते हैं, हाँ तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ आएंगे, वहां पे उस सीन में आप ऑब्जर्व करना, मैंने वो देखा है। ये चीज सर ढूंढने में इसको ज्यादा मजा आता है, कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर वो एक्साइटेड करता है ज्यादा, यार इनसे भी गलती हुई, ये भी कोई प्रोफेशनल नहीं ऐसा। हाँ हाँ, वेरी गुड। मेरे ख्याल से अब एआई एआई की हेल्प से इवेंचुअली तो काफी हेल्प हो जाएगी इसको हाँ सर, पढ़ने। अभी तक तो मैं गया था पिछले महीने शूट पे गया था, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक वो फोटो ही निकाल के रखते हैं, अभी फोटो ही देखेंगे निकाल। आगे। हाँ, आने वाले टाइम। मैंने सुना है कि गूगल का जो जेमिनाई का एक प्रोडक्ट आने वाला है, फिल्म मेकिंग की हेल्प करेगा वो ये जो कंसिस्टेंसी वाला जो मैटर है ना, वो सॉल्व करेगा वो। आई होप, पता नहीं, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, अभी देखते हैं आने वाले टाइम। हाँ। अच्छा, आपने नेक्स्ट सवाल जो है अपनी पब्लिक के लिए, हाउ डू यू फॉर्मेट डायलॉग्स इन अ स्क्रिप्ट?
सर डायलॉग अभी प्रॉपर सीन चल रहा है, मतलब सीन डायलॉग होता है सर स्पेशली सीन को बिल्डअप करने के लिए, हाई मोमेंट देने के लिए। हम्म। हाई मोमेंट मतलब अभी सीन प्रॉपर चल रहा है, अभी आपको कुछ यहाँ पे कुछ डायलॉग, यहाँ पे तालियां चाहिए, कुछ क्लैप चाहिए, सीटियां चाहिए। हम्म। तो वहां पर अभी जो डायलॉग से, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डायलॉग डाल देंगे, उस सीन के हिसाब से प्रॉपर एक डायलॉग, मतलब वो हम कभी भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट के टाइम लिख सकते हैं। डायलॉग का कोई ये नहीं होता कि यहाँ पर डायलॉग आना चाहिए, बस वो सीन पावर, अभी किस सीन कोई नीचे गिर रहा है तो अभी डायरेक्टर को लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा हाई मूवमेंट चाहिए, क्योंकि आप देखोगे एनिमल जो फिल्म है सर, वो ज्यादातर हाई मूवमेंट्स के ऊपर चली है। हर 15-20 मिनट में एक ऐसा डायलॉग आता है जहां पर पब्लिक सीटियां टालियां, मतलब पब्लिक तो अभी ये तो समझ में आ जैसे गया कि है कि इंडिया वाला डायलॉग का जहाँ पर। इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे सवाल ये है कि डायलॉग को फॉर्मेट कैसे करें, कि ये कैसे श्योरिटी लें कि भाई इस डायलॉग को सुन के जो जैसे आप बोल रहे हो एलिवेशन आ ही जाएगा, ये कैसे डिटरमिन होता है? हाँ सर, वो जो स्क्रिप्ट लिख रहा है सर, उसको पता, उसको प्रॉपर पता होता है सर, फिल्म वो देख लेता है सबसे पहले, वो उसको शूट करने की जरूरत नहीं। जिसने लिखी है उसने फिल्म देख ली है, उसको पता है यहाँ पर डायलॉग आएगा, पब्लिक यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखती है ना सर, बहुत बार, हम्म। एक बार दो बार नहीं, वो 50 बार 60 बार स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, बहुत सारे ड्राफ्ट होते हैं, जब जाके फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है। हम्म। वो पता लग जाता है कि यहाँ पर पब्लिक, क्योंकि बहुत बार जी चुका है ना वो राइटर डायरेक्टर जो भी स्क्रिप्ट लिख रहा बट है वो। लेकिन लेट्स से देख, आपको अगर कोई चीट कोड देना हो किसी को, जैसे हाँ मेरे को अगर मान लीजिए, मैं अपने एग्जांपल देता हूँ कि मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, बीच में मैंने अटेम्प्ट भी करे थे कि थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाते हैं जो एजुकेटिव हो, जैसे किसी की पूरी जर्नी हो गई, लाइफ जर्नी हो गई किसी आर्टिस्ट वगैरह की, वो सब चीजें करते हैं। अब उसमें भी आप अपना ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर और ये सब चीजें, या फिर उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, 3H1W फॉर्मेट जो होता है, ठीक हाँ है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स तो ठीक है, लेकिन जैसे वो इफेक्टिव डायलॉग जो है वो कहाँ पर प्लेस करें? डायलॉग हो गया, मान लीजिए कि वो हुक बोलते हैं उसको, हाँ ये हाँ, सब हुक, हुक। उसका क्या वो हुक कहाँ आना चाहिए, और उसके लिए क्या चेक पॉइंट्स होते हैं कि क्या ये हुक काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको कोई चीट कोड देना हो कि भाई ऐसे इसको हल्का सा अपने दिमाग में इवेलुएट करके देख लो, तो वो आप क्या वीडियो चीट में कोड? सर, वीडियोज में। मतलब वीडियो में, या फिर किसी शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, किसी में भी? हाँ सर, जो अभी देखो सर, जो हुक होता है ना, अभी आप अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, तो हम्म। आपको जो स्टार्टिंग आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करोगे, स्वागत है आप सभी का, मैं ये हूँ और आज की वीडियो में ये बात करेंगे सर, ये बेसिक है, क्योंकि आप, हम्म। ये हुक नहीं है, ये आपको पता है, ऑडियंस को पता है इसका रिव्यू कर रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं, आपको हुक देना पड़ेगा। आपको हम्म। स्टार्टिंग में एक आपको सवाल पूछना है, और उस सवाल का जो जवाब है, ऑडियंस पूरे वीडियो में उसको मिलना चाहिए, और जवाब क्लाइमैक्स आखिर में मिलना चाहिए, क्योंकि ये हुक मिलेगा। वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है आपको ऑडियंस को, क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन हम्म। रखना है कि कैसी ये फिल्म, आइए बात कर दे, ऐसा नहीं कि स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम ये है और आज की वीडियो में ये करेंगे। हुक बहुत इंपॉर्टेंट सर, किसी भी चीज में हुक इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी। एक सेकंड, थोड़ा पॉज लेते हैं, क्योंकि शायद सारे लोग इस चीज को ढंग से समझ ना पाए। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, ठीक है, हाँ हाँ, सबसे क्यूरियोसिटी पहले जनरेट आपको होगी क्वेश्चन से। क्वेश्चन एक फॉर्मेट हो गया। हाँ मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ एज स्टूडेंट, ओके? मैंने जो 2 बातें आपसे सीखी, एक तो हो गया क्वेश्चन, दूसरा आपने बोला कि अगर आप फिल्म बना रहे हो तो जरूरी नहीं आपका कोई डायलॉग हो। आपने जैसे कार्थिक का एग्जांपल लिया, कैथी के अंदर क्यों वो आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो भी एक क्यूरियोसिटी है। हाँ हाँ, वो बहुत कुछ बता जाता है। ठीक है, अब तीसरे में एनिमल में अगर देखा जाए तो ये, मैं तो जवान रणबीर कपूर देखने आया था, साला बुड्ढा क्यों दिखा दिया, ये भी हाँ क्यूरियोसिटी है। हाँ, तो आपको क्यूरियोसिटी, हाँ वो क्यूरियोसिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हाँ है। हाँ, वही। तो जो भी लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा यूट्यूब बदनाम है कि भाई क्लिक बेट हो गया, लेकिन ये एसेंशियल हो जाता है स्टोरी टेलिंग के लिए। हाँ, ठीक है, वो भी ग्रेट। सर आजकल बहुत सारे लोग करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड कन्वर्सेशन। आगे है जी हमारा सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन फिल्म मेकिंग? बट मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि हाँ प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइनेंसर कौन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये 3 अगर आप बातें सिंपल भाषा में लोगों को समझा। सर, फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर सर, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं। सबसे आप पहले जो अलग अलग, प्रोड्यूसर अगर होता है, तीनों तीनों लोग अलग, अगर अलग अलग हैं तो इनका क्या रोल होता सर सबसे पहले फाइनेंसर जो है वो पैसे लगाएगा फिल्म के ऊपर, बेसिक वो पैसे लगाएगा, और
प्रोड्यूसर जो क्या प्रोड्यूसर का तो काम है कि वो उसको पूरे फिल्म का ध्यान रखना है, रिलीज कहाँ पर होगी, थिएटर्स में रिलीज होगी या ओटीटी के ऊपर रिलीज होगी, फिल्म के अंदर कितना बजट आएगा, जूनियर आर्टिस्ट का कितना होगा, खाना कितने रुपए का लगेगा सेट के ऊपर, बहुत सारी चीज, मतलब जितना भी खर्चा होता है ना सेट के ऊपर, कोई आएगा, वैनिटी आएगी, एक्ट्रेस को होटल छोड़ना है, होटल का बिल, वो सारा प्रोड्यूसर देखता है। तो वो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोड्यूसर का हाँ, काम मतलब जहां जहां पर पैसा लग रहा है, पैसा प्रोड्यूसर लगाएगा और ध्यान रखेगा कहाँ पर कितना गया है। है और फाइनेंसर उसको पैसा देगा। हाँ, फाइनेंशियल होगा तो उसको पैसा देगा। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं यहाँ पर। हम्म। फाइनेंसर जब प्रोड्यूसर को पैसा देगा तो किन शर्तों पे देगा? कुछ इंटरेस्ट रेट पे देगा या फिर बोलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं? जनरली क्या होता सर जनरली जहां तक मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने जितना देखा जो प्रोड्यूसर है वही प्रोड्यूसर है। फाइनेंसर का अभी तक मैंने उतना एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि है? लेकिन सुना है फाइनेंसर जो होता है वो प्रोड्यूसर को पैसे देता है, उनके बीच में जो मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती है सर, हम्म। इतना पैसा लगेगा, यहाँ पर हम यहाँ से वापस आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि पैसा लगा रहे वापस कैसे आएगा। तो अगर फाइनेंसर है तो प्रोड्यूसर से पूछेगा, प्रोड्यूसर पूरा वो अपना हिसाब करेगा कहाँ पे बचा सकते हैं, किधर से वापस तो आएगा, तो ये अगर पूरा। अगर हम ये मान के चले कि आज के टाइम के हिसाब से काफी सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वही फाइनेंसर ही हो गए, अपना ही पैसा लगा लेते हैं, 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं। पहले फाइनेंसर अलग हुआ करता था जब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ज्यादा थे। तो हाँ हाँ उनका रोल हो गया कि किन किन आर्टिस्ट को हायर करना है फिल्म मेकिंग के लिए, रोज के हिसाब से क्या खर्चे होंगे, आर्टिस्ट की मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, लोकेशन स्काउटिंग क्या क्या होगी, ये सारा तामझाम जो है ये प्रोड्यूसर का होता है। ये सिर्फ पैसे नहीं हाँ लगा रहा है, ये प्रोड्यूसर। पूरी मैनेजमेंट भी कर रहा है। क्योंकि बहुत से हाँ लोगों को मैनेजमेंट। ना ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कर रहा है, ये एक्चुअली में ये डायरेक्टर नहीं कर रहा होता है, ये मैं हाँ सर, एजुकेट ये मुझे पहले मुझे भी ऐसा ही कर। लगता था कि ये डायरेक्टर ही पैसा लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ। तो ऑपरेशनल जितना काम हो रहा है, जिसको जहां मैनेज करना है, एक वैनिटी वैन अरेंज करानी है, स्टार को कॉल देनी है, एडी लगाने हैं नीचे, ये सारी चीजें जो करनी है, ये सारा का सारा प्रोडक्शन हाउस का हाँ मेंबर्स जो सर, होते हैं क्या वो कर करते प्रोडक्शन हाउस होता है, इसके भी सर बहुत सारे लोग होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं जो देखते हैं कि पैसा कितना जा रहा है, उनको ऊपर ये देना पड़ता है आज इतना खर्चा हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर पूरा केयर करते हैं कहाँ पे आर्टिस्ट रहेगा, स्क्रिप्ट उसको पढ़वाना, डायलॉग्स याद करवाना उसको, मतलब सेट का जो माहौल होता है सर वो आप बहुत एंजॉयबल होता है अगर फिल्म अच्छी बन रही है, लोग अच्छे हो। नहीं तो सर बहुत सारे सेट के ऊपर ये होता है कि यार फिल्म बन अच्छी रही है लेकिन वहां पे माहौल थोड़ा खराब चल रहा है। हैं। ओके, अब नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, ये तो मैं पर्सनली भी इसका आंसर जानना चाहता हूँ। हाँ और जो लोग भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जिनको आउटडोर शूट करना है, या फिर जो लोग इवन रील्स बनाते हैं और आउटडोर शूट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत रेलेवेंट सवाल है। हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है शूटिंग शेड्यूल। आपने स्क्रिप्ट लिख ली, आपको पता है कि ये कुछ लोकेशंस रिपीट होने वाली हैं, कुछ यहाँ पर कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में एक ही लोकेशन पे सारी शूटिंग खत्म हो सकती है, तो इसका शेड्यूलिंग कैसे होता सर सबसे पहले अभी कोई भी आप फिल्म लेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले एक घर है, तो सबसे पहले घर के अंदर जितने भी सीन है पूरी स्क्रिप्ट के अंदर, है? जितने भी सीन है वो पूरे एक शेड्यूल लगाएंगे, 10-15 दिन का शेड्यूल लगाएंगे, जितने भी सीन है उस घर के अंदर वो खत्म कर देंगे, मतलब उसको शूट कर देंगे, शूट ओ, यू करने के मीन टू बाद से वापस। कि वो लोकेशन वाइज शूट करते हैं कि इस लोकेशन पे क्या क्या सीन है, पहले सारे इसको शूट कर लो, ऐसे हाँ होता है क्या? मतलब ऐसा नहीं कि शूट करेंगे फिर वापस उस घर में आएंगे, नहीं नहीं, जितने हाँ, सीन वेरी है गुड। वापस शेड्यूल लगाएंगे और उसी के अंदर पूरे शेड्यूल के अंदर पूरे सीन खत्म करने के वापस वापस आएंगे, तो फिर सर वही खर्चा पड़ जाता है, फिर वही रेंट जो लोकेशन का होगा, तो तो वन वन इफेक्टिव टाइम में पूरा। जितना इफेक्टिव शेड्यूलिंग होगा उतने ज्यादा कॉस्ट सेविंग भी होगी। हाँ, शेड्यूल जितना आप टाइट होगा, मतलब जितना आपको पता होगा कि भाई एक दिन है इसके अंदर हमें इतना शूट करना ही है, करना ही है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, आपको शूट करना पड़ता है। लोकेशन अगर आपके स्क्रिप्ट के अंदर एक लोकेशन के इतने सीन है तो आपको करने ही पड़ेंगे, आप फिर से वापस जाके वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और वो कंसिस्टेंटली ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर जैसे मान लो आप शेड्यूल लेके बैठे, आपने घर में शूट करना है, आपके 7 दिन का शेड्यूल था, वो 2 दिन हाँ एक्सटेंड हो गया, ऐसा होता है और नॉर्मल हाँ, बात बहुत है। बहुत बार होता है सर, कभी ज्यादा लगते हैं कभी कम लगते हैं, कभी एक्टर हम्म। होता है सर, बहुत बार ऐसा होता है। तो आगे का जैसे शेड्यूल है, मैंने कहीं बुकिंग कर रखी है हिल स्टेशन के ऊपर, अब वहां का शेड्यूल सारा हिल गया, अब ये प्रोडक्शन हाउस को फटाफट से सारी चीजें मैनेज भी करनी होती होंगी। हाँ फिर सर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेन प्रोड्यूसर होता है, फिर ऐसे वो उसका उसका जो बैकअप है वो स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सर जो प्रोड्यूसर है उसका दिमाग गर्म हो जाता है, फिर पैसा क्यों लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका सर वो शूटिंग पे सर बहुत पैसा लगता है, नॉर्मल ऑडियंस को शायद पता भी नहीं होगा, एक एक दिन का 50 से 60 लाख रुपए खर्चा होता है बड़ी फिल्मों का, सिर्फ एक दिन का। हम्म। इसमें आपका जो
शेड्यूलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए शेड्यूलिंग बोलते हैं, सीन कहाँ पर है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका आपको करना ही पड़ेगा, आपको इसका बहुत रिहर्सल करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा। हाँ, एक्टर्स पूरा रेडी, वर्कशॉप बहुत, ये बहुत प्रोसेस है, इसको ताकि आपको। जितने दिन का अलॉटेड टाइम है उतने में होके खत्म हो। हाँ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन होना चाहिए, ये रूल्स है सर, इसको आप करना ही करना है, वेरी गुड। नहीं होगा तो फिर अच्छा। पैसा बढ़ जाए। हम्म चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बोर्ड एंड अ शॉर्ट डिवीजन? स्टोरी बोर्ड सर, जैसे कि अभी स्टोरी बोर्ड मतलब आपको पता है कि शॉर्ट बाय शॉर्ट, मतलब सीन चल रहा है उसको हम, हालांकि सर आजकल शॉर्ट स्टोरी बोर्ड नहीं होता है, ये पहले होता था जब बाहुबली के टाइम हुआ था, मतलब जो बड़ी बड़ी फिल्में होती है ना, आज टाइम होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो फिल्में बनाते हैं राजा मौली सर, वो स्टोरी बोर्ड उनको करना पड़ता है, उनको हर एक शॉर्ट बाय शॉर्ट लिखना पड़ता अब है कि मैंने तो विजुअली कैसे दिखेगा। 15-20 एड्स, जितनी भी, ज्यादा ही एक्चुअली 30 के हाँ आसपास एड्स बनवाई होंगी। एड्स, जो वर्ल्ड है एड का, जो दुनिया है उसके अंदर तो हाँ। बिना स्टोरी बोर्ड के लिए हिलता ही नहीं नहीं है। सर, हाँ ऐड मैंने भी किया, ऐड के अंदर आपको प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम आपको फ्रेम बनाना बाय पड़ता है फ्रेम स्टोरी बोर्ड। बताता है, हाँ। हाँ वो है वो। और फिल्म मेकिंग में जैसे मैंने जो अब नोटिस किया है, जैसे कल्कि वगैरह है जहां पर सेट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है, वहां पर ब्रॉड लेवल की जो डिजाइनिंग होती है उसके फ्रेम्स बना लेते हैं। वो बिल्कुल स्टोरी बोर्ड की तरह नहीं होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेम्स पूरी सीक्वेंस हाँ के अंदर मतलब उसको जैसे रख जैसे कि लेते कोई हैं। एक्शन सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस का आपको स्टोरी बोर्ड करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट जाना है, क्योंकि उसको वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत हम्म होती है सर, क्योंकि आपको वहां पे वीएफएक्स लगाना है, सीजीआई लगाना है, बाद में कलर भी लगाना है, आपको पूरा एक इसमें दिखना चाहिए कि भाई एक ही सीन है, क्योंकि हम्म एक्शन सर बहुत टाइम लगता है, एक्शन सीक्वेंस शूट करने में बहुत टाइम लगता है, एक महीना हम्म 2 महीने लग जाती है कभी, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर तो आपको मान स्टोरी लीजिए बोर्ड कि चाहिए चाहिए। जो अभी ये जो शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे क्लैप देते हैं ना, हाँ क्लैपिंग पर क्लैपर। सीक्वेंस 1 शॉट 5 फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ इसका इंपॉर्टेंस बताओ लोगों को। जैसे वो लोगों को तो पता है क्लैप देके चलेंगे, उसमें जो नंबरिंग होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? सर टेक भी उसके आता है अंदर उसमें। सबसे पहले क्लैपर ये होता है कि सर आप कौन सा सीन शूट कर रहे हैं, उसके अंदर सीन का कौन सा शॉट है, और मतलब वो आपको लिखना पड़ता है, टेक वन, सीन टू, मतलब आपको सीन बताना पड़ता है कौन सा है, कौन सा टेक ले रहे, और शॉट कौन सा है, मतलब शॉर्ट्स के भी बहुत सारे टेक हो सकते हैं, अभी एक शॉट से मैं दरवाजा खोल के आ रहा हूँ, तो ये वन टेक में तो होगा नहीं होगा, इसको 2 टेक लेंगे, 3 टेक लेंगे, जब तक राइट नहीं आएगा, जब तक डायरेक्टर नहीं बोलेगा ओके, तब तक तो लेना पड़ेगा। और मैंने एक चीज नोटिस करी है टेक्स में तो स्पेसिफिकली, जो मैंने नोटिस किया है कि जैसे हम एक ऐड कर रहे थे शाहरुख खान के साथ। अब शाहरुख खान ने मेरे ख्याल से सिर्फ 2 शॉट लिए, अपना पार्ट ढंग से कर लिया। ही इज अ वेटरन आर्टिस्ट, तो ही नोज हिज जॉब। और जो उसके आसपास जो थे ना, वो थोड़े हाँ कॉन्शियस हो रहे थे क्योंकि वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो टेक हो गए मान लो 6-7। तो डायरेक्टर ने, जिनसे मैं बात कर रहा था, आई थिंक कौन था वो डायरेक्टर, नाम बोल रहा हूँ मैं, जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक पिक्चर भी बनाई थी बाद में, नाम याद आ जाएगा। देख के बताता हूँ, नंबर होगा मेरे पास। तो वो जब हो रहा था हाँ ना, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। उसने 6 टेक इसलिए लिए थे कि उसको लगा कि शायद जिसके अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल आपका एक्सप्रेशन आएंगे, मैं बाद बाद में एडिटिंग के अंदर उसको वो चीज हैंडल करूंगा। और टेक में होता है कि जैसे आपका एक फ्रेम है जो 4 लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, और एक फ्रेम है जो 3 लोगों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो जब आप एडिटिंग पे बैठेंगे तो हो सकता है कि 3 वाला ज्यादा इफेक्टिव लग रहा हो नरेशन के हिसाब से, तो आप वो वाला फ्रेम उठा हाँ लेंगे। सर, तो इसके अंदर टेक्स क्या, इसके इसलिए भी अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एडिटिंग में भी काफी इसके हेल्प करते हैं। अंदर इसके अंदर जो टेक होता है वो कोई कोई अलग अलग एंगल से भी लेता है, क्योंकि वो आगे जाके एडिटिंग में यूज होगा, बहुत हम्म। बार गलतियां भी होती है वो छुपाने के लिए, मतलब बहुत सारे टेक लिए जाते हैं, क्योंकि एट द हाँ एंड आपको किस एंगल से अच्छा फ्रेम मिल रहा है वो आपको हाँ, कई गौर से बार देखना है। एडिशनल फुटेज चाहिए होती है कई बार यूज करने के हाँ लिए, हाँ थोड़ा वो चाहिए डेड होती है। सीन्स होते हैं बीच बीच में, जब कोई डायलॉग नहीं है तो वहां फिट हो जाता है ये सारी चीजें। हाँ पॉज, आपका इमोशन वहां पे क्या है हाँ वो दिखाने के लिए। हाँ। ओके ग्रेट। ओके, आगे चलते हैं कि हाउ डू यू कास्ट एक्टर्स फॉर अ फिल्म, और कितना आसान है आज की डेट में एक्टर्स का एक फिल्म में रोल पाना, ला पाना। और ये जैसे मुकेश छाबड़ा जी तो थोड़े फेमस हो गए, इनके अलावा और क्या अप्रोच हो सकती है अगर किसी को एक्टिंग करनी है, तो उसको गो टू, जो कहते हैं ना मार्केट अप्रोच, क्या होगी उसकी, कि मैं कैसे अप्रोच करूं कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ और सिलेक्ट हो सकता कास्टिंग का मतलब कौन सा एक्टर राइट है फिल्म के लिए। हूं? 2 चीजें, एक तो कास्टिंग कैसे होती है और राइट रॉन्ग क्या है वो, दूसरा जो सेकंड सवाल ये है कि जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और ये पॉडकास्ट वगैरह देख रहे होंगे, तो अगर उनको एक्टिंग के लिए कोई रोल चाहिए तो वो उनको कहाँ जाके अप्रोच करना चाहिए? तो मतलब हमें तो सबको सब एक ही पता है जी, मुकेश चावड़ा साहब के पास चले जाओ, लेकिन सिर्फ अकेले वो तो नहीं है, दुनिया में और भी सारे अपॉर्चुनिटीज भी है, सब कुछ है, तो वो
क्या मैकेनिज्म होता है आर्टिस्ट के लिए, वो बताओ, 2 सवाल। सर सबसे पहले आपको बताओ कास्टिंग कैसे होती है। सर जो मेन मतलब जो लीड है, एंटागोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट और हीरोइन, ये हम्म। एक डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। हम्म। और जो कैरेक्टर रोल है, उसके बाद उनके लिए आपको मुकेश छाबरा यानी जितने मुकेश छाबरा तो बॉलीवुड के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर एक फिल्म बन रही है, उसका जो मेन एक्टर कौन होगा, वो, हम्म। मैं बोलूंगा सर, वो राइटर डायरेक्टर से ज्यादा वो किसको पता ही नहीं होगा कौन होना चाहिए, क्योंकि वो कहानी क्या है, किस तरीके का कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर की बातें क्या है, किस तरीके से बात करता है, उसका बिहेवियर, वो एक राइटर को पता है। प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता कि इसको एक्टर बना, इसको ले ले कास्ट में, क्योंकि नहीं कर सकता। जिसने कहानी लिखी है, अगर हम्म। समझो मैंने कहानी लिखी है, तो मैं ही बोलूंगा कि एक्टर मुझे कौन चाहिए। मुझे सामने वाला बोलेगा यार ये एक्टर ले लो, तो वो शायद फिर वो फिल्म खराब बन जाएगी सर। जैसे कि बहुत सारे फिल्मों में होता है, जैसे कि केसरी फिल्म आई थी सर, उसके अंदर सूरज पंचोली बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। आप हम्म। एग्जाम्पल करो, छावा के अंदर सूरज पंचोली है, तो कैसी होगी हाँ। फिल्म। तो हम्म। और अगर आज की डेट में जैसे जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, जिनके मतलब जैसे समझ लीजिए गॉडफादर नहीं है, ठीक है, अब उनको महाराष्ट्र पहुंचना है, बॉम्बे जाना है, और उनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, अब वो कहाँ जाके ऑडिशन दें, कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको पता है कि भाई यहाँ यहाँ जाओ, 4 जगह ऐसे आप अप्रोच कर सकते सर सबसे पहले जब मैं मुंबई गया था ना, तब मैं मुझे पता था कि कोर्स करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। वहां पर सर आप जैसे जैसे जाओगे, सबसे पहले आपको होता है जूनियर आर्टिस्ट। हो? अगर आपको पता होगा, जूनियर मतलब जो क्राउड वाले एक्टर्स होते हैं ना, क्राउड वाले, आपको वहां से सर बहुत सारे वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जाओगे शूट पे, आपको क्राउड में पहले काम करना है 2-3 दिन, आपको फिर वहां से आपको कांटेक्ट बनेगा, आपको मिलेगा कास्टिंग डायरेक्टर क्या है, वहां से आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। आप 1-2 महीना रह लोगे सर, आपको आपके पास ग्रुप्स आ जाएगा, आपको डेली आ जाएगा यहाँ पे ऑडिशन है, यहाँ पे ऑडिशन है, बस आपको बात करना आना चाहिए। मैंने एक चीज और नोटिस करी है, ये बताना कितना ज्यादा ट्रू है, और मैंने देखा है लोगों को वहां से काम मिलते हुए भी। हाँ फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्टिस्ट, वहां पर पोस्ट भी डाली जाती हैं कि भाई हमें इस तरीके हाँ का आर्टिस्ट चाहिए, और आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट भी लोग रिकमेंड कर देते हैं। तो अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं, आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देखा लगातार आती रहती है, फेसबुक स्पेसिफिकली पे, नॉट इंस्टाग्राम और एक्स, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे। सर, मुझे ज्यादातर फेसबुक का नहीं पता है, क्योंकि व्हाट्सएप, मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं सर व्हाट्सएप पे हाँ। ज्यादा है। फेसबुक पे मैं अच्छा। उतना एक्टिव नहीं हूँ। हाँ व्हाट्सएप पे सर, व्हाट्सएप पे जेन्युइन आते हैं, मतलब ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे एक्टर्स के। वहां पर कुछ लोग, हाँ कुछ 500-600 रुपए फीस भी होती है, लेकिन वो जेन्युइन होते हैं सर। वहां पर आपको हम्म। पता लगता है कि हाँ यहाँ इसी जगह पे ऑडिशन व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप पे आप है। बोल रहे हो 500 600 फीस होती है व्हाट्सएप पे? हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप की फीस होती है सर। तो मतलब क्योंकि ताकि वहां पे सीरियस सर जेन्युइन, सीरियस वहां लोग ही पे आए। मतलब वहां पे पैसे खाने वाले लोग नहीं, वहां पे जेन्युइन होता है। वहां पे आपको हर दिन आपको ये लुक के हिसाब से, काले रंग का चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, ऐसा ऐसा लुक चाहिए, बड़े बाल चाहिए, आपको पूरा वो डिटेल में बताते कि कैसा तो क्या ये सीन है। अगर किसी को ग्रुप का पार्ट बनना हो ये वाला, तो हाँ कैसे बन सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर ले? सर सिंपल है, मेरे पास भी सर ज्यादा ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। लेकिन जो एक्टर बनना है, आप जाओगे, आप किसी भी एकेडमी में अगर एडमिशन लोगे, तो उनके पास सर ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं। मैं जैसे कि मैंने जहाँ पर एडमिशन लिया था, वहां पर उन्होंने मुझे ग्रुप दे दिए थे। अच्छा। हाँ वहां पर मैं उन्होंने देखो, मुझे मैं बहुत। आपके बेhalf पे बोल देता हूँ, अब हमारे जितने भी लिसनर्स हैं या फिर कोई नहीं भी है लिसनर, वो एस्पिरेशन रखते हैं एक्टर वैक्टर बनने का, जो भी छोटी मोटी हेल्प हो सकती होगी किसी से मिलने जुलने की, और जो भी कहीं किसी ग्रुप का पार्ट आप बन सकते होंगे, तो अभिषेक भाई जो है वो आपकी हेल्प करा देंगे। ठीक है, पैसे आपको खुद देने पड़ेंगे, जो भी हाँ 500 सर, 600 रुपये जूनियर, फीस है। अगर आपको स्टार्टिंग में जूनियर हाँ। ग्रुप तो सर, ग्रुप तो नहीं, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ग्रुप ग्रेट। के अंदर वो ऐड कर, तो फ्री वाले अपना भी, पैसे ये वाले भी, पेड भी है सब। फटाफट से बता दो अपना इंस्टाग्राम का हैंडल क्या है, ताकि ये आप लोग जो भी लोग हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते होंगे, वो आपको मैसेज कर देंगे। मेरा मैसेज, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा एक अभिषेक, बार। ए अभिषेक। बी बी आई एच ए 1। अभिषेक 1, ठीक है। तो ये जो है, जब हम इसको एडिटिंग करेंगे तो हाँ मैं नीचे भी डाल दूंगा ताकि लोग आसानी से पहुंच पाए आप तक। ठीक है, चलो अच्छी बात है, सबकी हेल्प करो आप भी। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं अभिषेक, अभी तक की कॉन्वर्सेशन तो काफी इंटरेस्टिंग रही है। हाँ हाँ जैसे अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपके चेहरे के ऊपर भी एक डायरेक्ट लाइट आ रही है, जिससे मैं शैडो भी देख पा रहा हूँ पीछे मेरे चेहरे पे। हाँ हाँ। 3 लाइटें हैं अभी, और एक लाइट सॉफ्ट लाइट है जो सामने सैंड बॉक्स से, ठीक है, इस तरीके से आ रही है। तो लाइटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है फिल्म मेकिंग में, और उसको एक नेक्स्ट लेवल का, जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन देने के लिए? सर सबसे पहले जो लाइटिंग डिसाइड होती है, आपकी फिल्म का जोनर क्या है। अगर आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हो,
उसके हिसाब से लाइटिंग अलग होगी। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बना रहे हो, लाइटिंग अलग होगी। अगर आप हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो, लाइटिंग अलग होगी। आपकी कहानी क्या है, उसके हिसाब से आपको लाइटिंग करनी पड़ती है। हालांकि मैं एग्जाम्पल आपको एक देते जाओ ना कि एग्जाम्पल। अगर मान लो कि अगर मैं थ्रिलर बना रहा हूँ तो मेरी लाइटिंग कैसे होगी? हाँ सर, अगर आप थ्रिलर बना रहे हो तो आपको ब्लू ब्राउन मिक्स करना होगा। ये रूल्स है सर, इसको कोई फॉलो करते नहीं, बेसिक रूल्स है। अगर आप आपको थ्रिलर बनाना है तो थ्रिलर बनाते हैं ब्लू कलर, जो एकदम थ्रिलर। आप हम्म। ज्यादातर फिल्मों में देखोगे ब्लू ब्राउन मिक्स होता है थ्रिलर फिल्मों में। तो केजी डार्क भी देखोगे होती तो, है। हाँ केजी के अंदर भी ब्लू ब्राउन मिक्स किया जाता है ज्यादातर। ब्लैक भी कई बार होता है। ब्लू ब्राउन ये बेसिक है सर थ्रिलर के लिए। और कॉमेडी? कॉमेडी के लिए आपको कलरफुल यूज करना पड़ेगा सर। आप डार्क कलर नहीं यूज कर सकते। ब्लैक ब्राउन ब्लू ने आपको कलरफुल, ऑरेंज रेड येलो, आपको इस तरीके के कलर चाहिए कॉमेडी के लिए। मतलब हाँ ये कॉमेडी। ठीक है भाई, हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, मूवी कॉमेडी नहीं कर स्टूडियो। रहे। ये कलर मिसमैच है, हम कॉमेडी नहीं कर रहे, हम सीरियस बातें हम कर रहे सीरियस बात कर रहे हैं। हैं। हमारी कॉमेडी हो रही थी देखो ये बहुत अच्छी सर। चीज है कि और एक बात है कलर सर, अभी जैसे कि आप कलर का मैंने से बहुत बोला ना, सिग्निफिकेंस होता है। फॉलो। हिस्टोरिकल फिल्म के लिए क्या यूज होता है? हाँ हाँ, मैं वही आने वाला सर। हिस्टोरिकल फिल्मों के लिए क्या होता है कि आप समझ, ज्यादातर हिस्टोरिक फिल्मों के लिए सर येलो टोन यूज होता है, येलो। अगर आप येलो? देखोगे येलो ऑरेंज मिक्स होता है। तो अगर लेकिन इसी को, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एजुकेशन है एक किस्म का, तो हाँ ये हाँ येलो चलेगा ना? हम एजुकेशन की बात कर रहे हाँ हाँ, ये चलेगा। लेकिन हाँ, वो जो बात कर रहा है सर, मैं रूल ब्रोक करने की। जब हैं। तानाजी फिल्म आई थी सर, उसके अंदर जो उस तानाजी से पहले हर हम्म। हिस्टोरिक फिल्म में ना येलो यूज हुआ था, येलो येलो ऑरेंज मिक्स था। लेकिन तानाजी के अंदर पहली बार ब्लू कलर यूज हुआ था। हिस्टोरिक फिल्म थी, हम्म। आपको याद होगा तो ब्लू कलर टोन यूज होता था तानाजी के अंदर। ब्लू ब्राउन, क्योंकि पहली बार वो ब्रोक कर दिया था रूल्स। मैंने जैसे बोला, रूल्स बस बेसिक है। अच्छी फिल्म बने तो आपको कैरेक्टर के हिसाब से, सीन के हिसाब से आपको कलर, वो बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो जैसे आजकल जो जॉनर है काफी ज्यादा चल रहा है, एक्शन। ठीक है। एक्शन, हाँ। एक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल कलर आता है ना, वो डुअल टोन आ रही है आजकल सबके दिमाग के अंदर। एक साइड ग्रीन होता है, एक साइड थोड़ा रेडिश टोन या ऑरेंजिश टोन होता है। वो हाँ सर, डुअल मिक्स मिक्स टोन, कलर यूज हो क्या बोलते हैं उसको? रही, मिक्स कलर यूज हो रही, मिक्स कलर। मिक्स कलर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या विचारधारा है आपकी, जो एक्शन सीक्वेंसेस के लिए? क्योंकि पहले तो डे लाइट में शूट होते थे। हाँ सर, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। अगर आप, वही मैं एनिमल का एग्जांपल लेता हूँ, वो जो कॉरिडोर सीक्वेंस है, अगर हम्म। वहां पे रेड कलर नहीं होता तो वो बेसिक हो जाता कि यार इसके अंदर नया कुछ नहीं। वही जॉन विक वाला टाइप, ज्यादातर मैंने फिल्में नहीं देखी है, लेकिन वही कुल्हाड़ी से मार रहा है वो रेड कलर, और उसको उसका कैरेक्टराइजेशन डिस्क्राइब करता है कि भाई ये जानवर हो चुका है। हाँ, एंगर से भरा हुआ है कैरेक्टर शायद। भी डिस्क्राइब करता है वो कलर टोन रेड। अभी आने वाले टाइम में और ये खूंखार होता जाएगा। खूंखार हो हाँ जाएगा। खूंखार। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि लाइटिंग की बात हो रही है, नेचुरल लाइटिंग एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग? सर अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक छोटे बजट की फिल्म है तो आपके पास उतना सर बजट नहीं होगा कि आप आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट लाएंगे। हम्म। क्योंकि आपको नेचुरल लाइट के अंदर, अभी नेचुरल लाइट का सर सबसे अच्छी बात यह है कि आप, आपके जो कलर्स होंगे और बेहतरीन तरीके से आएंगे। मतलब जो नेचुरल लाइट होती है ना सर, उसके अंदर कैसा होता है कि जो हम शॉट ले रहे हैं उसको आपको जल्दी फटाफट शूट करना है, उसके अंदर अच्छा भी आता है। आर्टिफिशियल लाइट का कैसा है, वो थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम तो करता है, मैंने भी देखा है, हाँ नोटिस किया है। मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, जैसे ये तो भी मैं ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और तीन लाइटें जल रही हैं, एक ट्यूब लाइट है, एक नॉर्मल लाइट है, एक सैंड बॉक्स हाँ मिनी है, तब जाके ये लाइटिंग आ पा रही है। और इससे बेटर लाइटिंग और शार्पनेस आ जाएगी अगर मैं इसके ऑपोजिट जो मेरी खिड़की है वहां बैठूंगा ना, तो जो नेचुरल लाइट हाँ आएगी। सर, नेचुरल लाइट वो अलग ही होती है। वो मतलब वो नेचुरल लाइट है सर एट द एंड। और दूसरा एक और चीज बताओ, क्योंकि नेचुरल लाइटिंग में मैंने भी काम किया हुआ है, उसके अंदर रिफ्लेक्टर्स और जो सैंड पेपर टाइप कई बार यूज होता है, ठीक है? हाँ हाँ, उसका रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट। वो क्यों यूज होता है, वो पब्लिक को थोड़ा सिखाओ। सर वो रिफ्लेक्ट, उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं सर। कोई सिल्वर होता है, कोई व्हाइट होता है, हम्म। कोई पेपर होता है, कोई थर्मोकॉल यूज करते हैं। तो स्पेशली सर इसलिए होता है कि जो अभी सामने से, आपके सामने से लाइट आ रही है, हम्म। वो डायरेक्ट लाइट आपके फेस के ऊपर ना के लिए, वो रिफ्लेक्ट होकर आपको स्मूथ लाइट, स्पेशली सर चेहरे पे स्मूथ लाइट गिरने के लिए रिफ्लेक्टर का यूज होता है। हम्म। तो समझो यहाँ मैं पर जैसे अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये जो मैंने आगे सैंड बॉक्स लगाया हुआ है, इसके अंदर पतली सी फिल्टर होती है। अगर मैं फिल्टर हटा दूंगा तो ठक करके लाइट आएगी, जिससे पीछे शैडोज वगैरह ये सारी चीजें भी हाँ, बनने जैसे कि शुरू हो मेरे गिरेंगे जाएंगी। शाडो गिरेगी। यहाँ पर अगर मैं रिफ्लेक्टर डालूंगा व्हाइट का तो शाडो नहीं आएगी। शैडो नहीं आएंगी। हाँ, ओके, तो ये ऑसम यार। रिफ्लेक्टर। हाँ अच्छा, एक चीज और बताओ, और ये ना बड़ा फैसिनेटिंग सा टॉपिक है, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी हेल्प करेगा। और मैंने ये नोटिस किया है कि अब जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ये मैं इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है ये टॉपिक, साउंड डिजाइन। अभी आप देखो, जैसे ध्रुव राठी वगैरह जैसे लोग हो गए, वो जो वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर
कुछ एक्स्ट्रा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनके 20-25 मिनट 30 मिनट का एपिसोड इजीली इसलिए देख पाते हैं क्योंकि साउंड डिजाइन बहुत शानदार होता है। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा एजुकेशन दो। सर साउंड डिजाइन अगर आप देखोगे सीरियल और फिल्मों में जो डिफरेंस ज्यादा पैदा करता है वो साउंड डिजाइन करता है, हम्म। क्योंकि सीरियल्स के अंदर साउंड डिजाइन पे उतना काम नहीं होता है। आप फिल्मों पे देखोगे साउंड डिजाइन मतलब हम उसे हार्ड बोल सकते हैं। फिल्मों का साउंड डिजाइन मतलब वो सर, आप आंख बंद करते हो हम्म। तो आपके वो साउंड आपके दिमाग में घूमना चाहिए। साउंड डिजाइन मतलब बेसिक सर, अगर आप चल रहे हो साउंड डिजाइन के अंदर बहुत सारे साउंड्स होते हैं। चलने का साउंड, अगर आपने कुछ ज्वेलरी पहनी है तो उसका साउंड, मतलब वो ज्यादा साउंड नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा साउंड होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट आपके दिमाग, साइकोलॉजिकल आपके दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है। कोई लड़की चल रही है, उसके कान की बाली। तो मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूं सिंपल हम्म। भाषा में क्योंकि कोशिश यही है कि सिंपल भाषा में समझ में आए। साउंड डिजाइन होगी कॉम्पोजिट ऑफ वेरियस साउंड्स। एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, एक वहां हाँ पर पैर में चल कीचड़ में चलने की आवाज हो गई, हाँ अगर हाँ मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई है उसकी छन छन की आवाज हो गई, ये हाँ सारा हाँ कुछ एक ही लेयर में जब आना शुरू हो जाता है वो एक साउंड डिजाइन बन जाता है। और हाँ, कभी वो कभी सब साउंड मिला के। एलिवेट हो रहा है अगर बहुत ज्यादा तो ड्रामेटिक टोन वो ले लेता है, आपको ज्यादा इंटेलिजेंस मिलती है। और अगर एकदम साइलेंट हो जाता है तो आप बोलते हो कि अचानक से कुछ डायरेक्टर चाहता है कि मैं सोचूं, मैं पॉज ले रहा हूँ एक किस्म का। हाँ हाँ सर, इसी को मैं आप एग्जांपल देता हूँ। RRR मूवी के अंदर एक सीन है जहां पर रामचरण के ऊपर वो पूरा जितने भी जो आदमी वो घेर लेते हैं और रामचरण नीचे दबता है, तो हाँ, वहां पर उसकी साइलेंट सिर्फ हो जाता है सासू वहां की पे। आवाज, हाँ उसकी सिर्फ सासू की आवाज सुनाई देती है। तो वो साउंड डिजाइन हम्म। है। वहां पर वो मारने की आवाज भी डाल सकता, लेकिन वो सीन को अलग तरीके से लेके जाता है। वहां पर बहुत सारे साउंड, वो साउंड डिजाइन, वो एक सर वो टेक्निक है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये तो वहां पर सिर्फ सासू की आवाज, क्योंकि वो सीन को और ड्रामेटिक बनाता है कि अब इसके साथ क्या होगा। तो आप बेसिकली वही जो हीरो फील कर रहा है वो एज ऑडियंस भी फील करने लग जाते हाँ हाँ, वो फील कर, साउंड डिजाइन का यही यूज है सर, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है। जैसे कि अभी बहुत साउंड बहुत अलग अलग होते हैं सर। जैसे कि अभी फिल्म के अंदर कोई कैरेक्टर है जो साउंड सुन रहा है, हैं। हाँ। मतलब एनिमल के अंदर जो अर्जुन वैली सॉन्ग है वो सब कैरेक्टर सुन रहे हैं, हम्म। लेकिन पापा मेरी जान गाना कोई कैरेक्टर नहीं सुन रहा है, बस ऑडियंस सुन रही है। तो अलग अलग हम्म। साउंड के डाइजेटिक नॉन डाइजेटिक के साउंड है, अलग अलग ये इसके यूजेस होते हैं। मतलब अलग अलग डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत सारे साउंड्स होते हैं सर। तो अब दो लास्ट के मेरे जो सवाल हैं वो ये हैं कि जो आपकी लिस्ट के अंदर नहीं थे। एक तो ये है कि जैसे कुछ फिल्में हैं जो बड़ी बन जाती हैं सेट डिजाइन के ऊपर, जैसे कि संजय हाँ लीला बंसाली साहब हो गए, ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि मैं सब कुछ नेचुरल तरीके का जोन बना दूंगा और वहीं शूट करूंगा, वो वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं करते, वर्सेस समबडी लाइक लेट्स से राजा मौली जो बहुत हेविली वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हेवी यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है बेसिस वट एवर लिटिल एक्सपीरियंस और एज अ फिल्म लवर ऑल्सो, व्हेन डज अ डायरेक्टर डिसाइड कि मुझे वीएफएक्स के जोन में जाना है कि सेट्स के जोन के अंदर जाना है? वीएफएक्स ज्यादा महंगा होता है, सेट डिजाइन ज्यादा महंगे होते हैं, कब डिसाइड करते हैं? सर, आप वीएफएक्स डालोगे तो सर वीएफएक्स महंगा होता है। सेट्स मतलब सर इसका कोई ये नहीं कि कौन ज्यादा महंगा है, क्या ज्यादा महंगा है। जहां तक बात है कि कब डिसाइड होता है, वो सर वो प्रॉपर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है सर। डिपेंड है कि वो क्या चाहता है, वो सेट चाहता है या फिर वो वीएफएक्स चाहता है। वो पूरा डायरेक्टर अपना अपना कॉल लेता है सर। उसके अंदर प्रोड्यूसर का भी कुछ कोई हाथ नहीं होता है। नहीं, हाँ, बट प्रोड्यूसर पैसा कुछ कुछ क्या फैक्टर होते हैं जब वो जैसे बस अगर राजा मौली जी का दिमाग पढ़ना हो, वो क्यों इतना वीएफएक्स? क्योंकि सर वो जो फिल्में बनाती है उनको वैसे रियल लोकेशन, क्योंकि वैसे जो सेट से, मतलब सर ये कैसा होता है कि सेट होते हैं, वीएफएक्स मिक्स होता है सर, पूरा रियल लोकेशन और पूरा पूरे वीएफएक्स नहीं होता हाँ, है। हाँ, हाँ। ये मिक्स होता है। आप फिर उसके अंदर आपको पता लगा, फिर उसके अंदर आपको ढूंढना है कितना हम सेट बना सकते हैं, कितना वीएफएक्स यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर वो सेट बिल्ड होता है। ये सारी चीजें होती है। तो फिर मेरा आपको मतलब पहले से इसका सिंपल आंसर नहीं है इतना, मतलब वीएफएक्स वाला। नहीं, सिंपल आंसर नहीं है सर। आपको पता होना चाहिए ना। अभी मैं सीन शूट कर रहा हूँ, तो अभी पूरा मैं अलग ही दुनिया दिखा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि वीएफएक्स में मैं कितना इसको एनहांस कर सकता हूँ, सेट कितना बना सकता हूँ। तो दोनों का मिक्सचर होता है सर वीएफएक्स। हम्म। तो अगर अब लास्ट सवाल ये है एज अ पार्टिंग थिंग, अगर आपकी एडवाइस क्या रहेगी लोगों को जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, कि कितना टाइम का एजुकेशन और कितने टाइम का प्रैक्टिकल करके आप एक फिल्म प्रॉपर कमर्शियल फिल्म बनाने की उम्मीद रख सकते हैं? कितनी टाइम की ट्रेनिंग चाहिए होती सर इसके अंदर कैसा है, देखो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैं फिल्म स्कूल जाऊंगा, बाहर आऊंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा। ये नहीं है सर। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है सर। फिल्म मेकिंग के अंदर, स्पेशली फिल्म मेकिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए चाहिए।
बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के सर आप फिल्म नहीं बना सकते। जैसे कि जब आप बनाओगे, आप गलतियां बहुत करोगे, गलतियां बहुत सारी होगी जो आपने सोचनी थी, क्योंकि जब शॉर्ट फिल्म कोई भी बनाता है, उसको लगता है कि अरे एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, सीधा मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा। ये सर ये सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म आपको बहुत सारा, आपको कम से कम 10-12 शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ेगी। तब क्योंकि जाके शॉर्ट आप फिल्म, उसका हाँ, क्योंकि जब फीचर फिल्म जाओगे उसका सर प्रेशर बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब वो आपको हैंडल करने, वो आपको शॉर्ट फिल्म सिखाएगा प्रेशर हैंडल कैसे करना है। क्या एक मेरा तो जो व्यू पॉइंट है मैं शेयर करूंगा आपसे, क्या एड फिल्म मेकिंग हेल्प करती है लार्जर फॉर्मेट्स को और अच्छे से समझने के लिए? सर आप कोई भी आप सीरियल शूट करो, एड शूट करो, आपको बस सेट पे मौजूद रहना है। आपको हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सीरियल है, अपना एड शूट है, हम्म। फिल्म है, छोटी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, आपको हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको हर चीज ट्राई करनी है। ऐसा नहीं कि मैं फिल्मों में असिस्टेंट का जॉब करूंगा। तो आज जो हमारी ऑडियंस है उनको आप क्या बोलोगे कि आप अगर अपना समय बांटना है, कितने साल दें एजुकेशन इन डायरेक्शन कोर्स, उसके बाद कितना साल प्रैक्टिकल, और इवेंचुअली कितने साल बाद आप ये होप कर सकते हैं कि आप अपनी पहली कमर्शियल फिल्म लॉन्च कर पाएंगे? टाइम पीरियड सर देखो, आज अगर सर कोई डिसाइड करे। सर आप देखो कैसा होगा ना सर, इसके अंदर भी ना अलग अलग होते हैं सर। किसी का दिमाग अलग होता है, किसी का दिमाग, किसी को जल्दी चीजें समझ में आती है, किसी को टाइम लगता है। मैं जैसे कि जनरली स्पीकिंग। एग्जाम्पल 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 के साथ मैं बताता हूँ। लोकेश कनगराज जो साउथ के डायरेक्टर है, उन्होंने कही थी विक्रम लियो बनाइए। उन्होंने सर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, एक शॉर्ट फिल्म वो तो बनाई। ऐसे जो ये थे क्या नाम है, राम गोपाल वर्मा, उन्होंने भी जब पहली फिल्म बनाई थी उससे पहले कुछ नहीं बनाया, मतलब शॉर्ट हाँ फिल्म भी वो नहीं तो बनाई। पुराने वाले हो गए सब सर। तब हाँ। तब फिल्में अलग तरीके से बनती थी। आप तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। अब आपको एकदम शार्प होना है। आप आपको एक एक सेकंड का ध्यान रखना है मैं क्या शूट कर रहा हूँ। हम्म। क्योंकि आप जैसे कि लोकेश कनगराज की बात कर रहा था, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। उन्होंने हम्म। सीधा मानगरम नाम की एक फिल्म बनाई, फीचर फिल्म थी वो। अच्छा। क्योंकि उनका दिमाग शार्प है, उनको चीजें जल्दी समझ में आती है। ऐसे नहीं, बहुत सारे नॉर्मल, डायरेक्टर। जो नॉर्मल इंसान है जिनका नॉर्मल आईक्यू है, आज हाँ उसको अगर हम देखो, क्या होता है कई बार लोग बहुत ज्यादा होपफुल हो जाते हैं, जैसे आप बोलते हो वो कि भाई मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई उसके बाद तो सीधा मैं धूम बनाऊंगा। तो अगर किसी को अपना एक करियर प्लानिंग करनी हो, तो मैं कितने साल की एजुकेशन लूं, कितने साल लेट्स से मैं किसी को असिस्ट करूं, कितने साल मैं दूं कि एक आधी शॉर्ट फिल्म बना के मैं किसी को दिखा पाऊं और फिर इवेंचुअली मैं अपनी बनाऊं, ये जर्नी कितने सालों की है? सर आप जर्नी की बात करो सर, इसके अंदर भी कोई रूल्स नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आपको सर चार हम्म। से पांच साल प्रॉपर आपको देने पड़ेंगे। 5 साल तो सर बेसिक आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म मेकिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। 5 साल उसके तो सर बाद बेसिक आपको देना ही पड़ेगा, 5 साल। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, या फिर सीधा असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करो, या फिर शॉर्ट फिल्म बनाओ। लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आप थ्योरी लेके कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए लाइट कहाँ पर लगेगी, कितना शेडो आ रहा है, एडिटिंग में क्या होगा, आपको सारी चीजें पता होनी जरूरी है। ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा, अब लास्ट जो इससे रिलेटेड बात तो नहीं है, मजा आया कॉन्वर्सेशन में आज की? अरे सर मैं तो बहुत एक्साइटेड सर। मैं आपके 6 महीने से देख रहा हूँ सर। और आप एकदम सिंपल वे में रिव्यू करते हो, वो आपको अच्छा बनाता है सर। थैंक यू सो आपका मच। सिंपल रहता है, ज्यादा कुछ एडिटिंग नहीं, देखने में ज्यादा रिलेट होता है सर वो। देखो, मेरी तो कोशिश यही है कि जितना हम सिंपल भाषा का उपयोग करें ना, कॉम्प्लिकेट ना करें, उतना ही लोगों को ज्यादा पसंद आता है। दूसरा, कोशिश ये रहती है बीच बीच में कि हल्की फुल्की कोई टेक्निकल बात बोल दो सिंपल तरीके से, ताकि लोग हाँ उस विषय में, जैसे आजकल ये कोशिश है कि बजटिंग कैसे होती है और हम किस तरीके से मूवी का हिट नॉन हिट या फिर फ्लॉप को समझ सकते हैं, आजकल वो थोड़ा बहुत चैनल में चल रहा है। आज आपसे मिल गए तो ये सिंपल तरीके से सीख रहे हैं कि फिल्म मेकिंग के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा किसी को कि जो हमें एक्टिंग की भी क्लास सिखा दे, ठीक है? तो ऐसे धीरे हाँ धीरे सर, धीरे धीरे हो गए धीरे चैनल पे आते रहेंगे सर। चलो, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जितनी भी हमारी आज की ऑडियंस है, अगर उनको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके की और क्या क्या चीजें आप देखना चाहोगे। और जो भी फील्ड ऑफ आर्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, चाहे आप स्टोरी राइटर हैं, आप कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि आज अभिषेक ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, मोर देन वेलकम। कमेंट में यस लिखिए। इंस्टाग्राम पे मूवी शूवी मेरा हैंडल है, वहां पर जाके हाय हेलो लिखिए। ऐसे ही एक एजुकेटिव जो पॉडकास्ट है हम बनाएंगे ताकि और लोगों तक भी वो पहुंच सके। ठीक है, अभी एक थैंक यू दोबारा से बोल देते हैं अभिषेक को, क्योंकि काफी उन्होंने समय नहीं सर, निकाला सर हमारे लिए। थैंक यू आपको, थैंक यू सर, क्योंकि मैं पहला ही सर, पहला ही पॉडकास्ट है सर मेरा। मैंने कभी बात ही नहीं की कैमरे में देख के। अरे बिल्कुल फर्स्ट कॉन्फिडेंट पॉडकास्ट हो है, जाओ मजा आया यार। सर मुझे इसमें, मजा आया। मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो यार, इतने नॉलेजेबल हो तुम। नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सिखाया जाता है सर कैमरा कैसे फेस करना है। लेकिन पॉडकास्ट जो है सर पहली बार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि
चलो, और भी किसी के साथ अगर आपको पॉडकास्ट नेक्स्ट टाइम ऐड करानी हो ना, तो एक मतलब 3-4 जनों का भी कंबाइंड हम व्यू पॉइंट लेके भी बात कर सकते हैं। हाँ सर, कंबाइन सर, एक कंबाइन करेंगे सर, 4-5 लोग